नायरा भी एक छोटे बच्चे के जैसे अपने एक भाई के गोद से दूसरे भाई के गोद में चली गई। नक्श को नायरा को गोद में लेते देख नयन ने कुछ नहीं कहा। नक्श जल्दी से नायरा को सीढ़ियों से ला सोफे पे बैठा दिया, जहां ज्ञान जी नायरा के लिए फर्स्ट एड किट लिए वेट कर रहे थे। नायरा ने आज एंकल के ऊपर तक की फर्क पहनी थी, जिसकी वजह से ज्ञान जी नक्श को उसके पैरों के निशान देखने में कोई मुश्किल नहीं हुई। नायरा के पैरों में निशान देख ज्ञान जी नक्श के दिल में एक चुभन सी हुए। आखिर जिस शहजादी को उसके घरवालों ने इतने नाजों से रखा हो, उसके ऊपर एक खरोच भी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। ज्ञान जी ने अपने हल्के हाथों से नायरा को क्रीम लगा बैंडेज कर दिया। वहीं नक्श ने नायरा को पेनकिलर दिया, जिससे उसे अपने पैरों में ज़्यादा दर्द न हो। अपने डैड और बड़े भाई को नायरा का इतना ख्याल रखता देख नयन उदास हो गया, जिसे भव्या जी ने बखूबी देख लिया था। वो गहरी सांस ले मुस्कुरा दी। वो बिना कुछ बोले अपने रूम के तरफ बढ़ गई। उन्हें जाता देख किसी को कुछ समझ तो नहीं आया, पर किसी ने उन्हें कुछ कहा भी नहीं। भव्या जी 2 मिनट में ही अपने रूम से अपने हाथ में कंघी लेके आई। नायरा ने जब अपनी मोम के हाथ में कंघी देखा तो उसने अपनी बतिशी दिखा दी। नायरा की बतिशी देख सब ने अपनी गर्दन न में हिला दिया, क्योंकि आज फिर नायरा ने हेयर वॉश करने के बाद अपने बालों में कंघी नहीं किया था, जिसके लिए वो भव्या जी हर सुबह डांट सुनती थी। पर फिर भी मजाल है कि नायरा अपने बालों को झाड़ ले। भव्या जी नायरा के पास आते हुए कंघी को नयन के हाथों में दे दिया। अपने हाथ में कंघी देख नयन कंफ्यूज हो गया। उसने अपनी कंफ्यूजन भरी नजरों से अपनी माँ को देखा। नयन के हाव भाव को भव्या जी समझते हुए भव्या जी बोली, डैड ने बैंडेज कर दिया, नक्श ने मेडिसिन दे दिया, तो अब तुम नायू को एक अच्छी सी हेयर स्टाइल दे दो। भव्या जी की बात सुन नायरा अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर बोली, नोनू हेयर स्टाइल नहीं, तू बस कॉम कर दे। नायरा की बात सुन नयन बड़े स्टाइल में बोला, क्या कॉम कर दे? अरे नायू अब तू देख, मैं ना तुझे बिल्कुल अनाबेला वाली हेयर स्टाइल कर दूंगा। नयन की बात सुन नायरा ने अपनी माँ को देख बोली, मोम देखो ना नोनू को। नयन नायरा के चूहे बिल्ली वाली लड़ाई से भव्या जी निकलते हुए बोली, जो करना है करो, बस 5 मिनट में सब कोई मुझे डाइनिंग टेबल पे चाहिए। इतना बोल वो अपने किचन के तरफ बढ़ गई। अपनी मोम का ऑर्डर सुन नायरा ने अपनी बेचारी नज़र अपने डैड और अपने भाई पे डाला, जो भव्या जी की फरमान सुन कब का डाइनिंग टेबल पे अपनी तशरीफ रख चुके थे। उन्हें भागा हुआ देख नायरा ने अपनी आंखें छोटी कर ली, फिर अपने बाजू में खड़े नयन को देखा, जो नायरा के बालों का कबाड़ा कैसा करना है इसका मुआवजा ले रहा था। अपने साथ किसी को भी न देख नायरा ने आखिर में हार मान अपने प्यारे बालों को उसके जानवर जैसे भाई को दे दिया। अब ये उसकी मर्जी है कि वो बिल्ली जैसे उसके बालों को नोचेगा या चूहे जैसे कुतरेगा। आखिरकार भव्या जी के ऑर्डर को फॉलो कर सब कोई डाइनिंग टेबल पे मौजूद थे। नयन अपने नाश्ते पे किसी भूखमर के जैसे टूटते हुए बोला, वैसे हम लोग रात में न जाके इवनिंग में क्यों जा रहे हैं? नयन का सवाल सुन ज्ञान जी भव्या जी ने उसे अपनी खा जाने वाले नज़रों से देखा। वहीं नायरा ने उसे तरस भरी नज़रों से देखा और नक्श ने तो उसके बातों को ऐसे इग्नोर किया जैसे सुना ही ना हो। नायरा के एक्सप्रेशन को समझते हुए नयन अपना मुंह बनाते हुए बोला, क्या ऐसे क्या देख रही है? क्या मैंने कुछ गलत बोला? नयन की बात सुन नायरा गहरी सांस लेते हुए बोली, इसका जवाब तो तुझे मोम ही दे सकती है। नायरा की बात समझ नयन भव्या जी के तरफ मुड़ा ही था कि उसे भव्या जी की उड़ती हुए चप्पल परी, जिसे नयन ये तो समझ गया था कि उसने फिर से कुछ गलती हो गई है। पर क्या ये बस उस बेचारे को पता नहीं चल रहा था? भव्या जी नयन पर दहाड़ते हुए बोली, ये सवाल तू अपने मैनेजर से क्यों नहीं पूछता नालायक? ये सब छोड़, तू पहले ये बता कि रात में तू कौन सा सस्ता नशा कर सोता है? भव्या जी की कोई भी बात नयन के पले नहीं पड़ रही थी, इसलिए उसने अपना रुख अपने क्राइम पार्टनर मतलब दूसरे दिमाग कान मुंह के तरफ किया। नायू जो दूध को ऐसे मुंह बना बना के पी रही थी जैसे किसी ने उसे नींबू खाने को दे दिया हो। नयन को अपने तरफ देख वो अपने नॉर्मल अंदाज में बोली, तेरे प्रोड्यूसर ने कल तेरी मूवी का प्रीमियर रखा है। नायरा की बात सुन नयन ने कैजुअली कहा, वो ऐसा क्या? नयन का इतना कैजुअली रिएक्शन देख भव्या जी अपने गुस्से को काबू कर बोली, तूने कल अपने मैनेजर का फ़ोन क्यों नहीं उठाया था? अपनी माँ के गुस्से का अंदाजा लगाते हुए नयन ने अपना तुप गटका फिर पूरी दुनिया का ज्ञान बटोर बोला, मोम मेरा फ़ोन कल इवेंट के बाद ही ऑफ हो गया और मैं उसे चार्ज करना भूल गया था। नयन का जवाब सुन भव्या जी का गुस्सा शांत होने ही वाला था कि ज्ञान जी की बात सुन भव्या जी का गुस्सा अब पहाड़ तोड़ने वाला था। नायरा ने तो नयन को अपनी दुआ भी दे दी थी। वहीं नक्श ने अपने भाई की बेवकूफ़ी पर कोई हैरानी भाई दिखाए। अब इनका हम क्या ही कर सकते हैं, पर हम आज के जोक में लाए हैं। गर्लफ्रेंड नाराज होते हुए, इतना लेट क्यों हो गए? मैं कब से वेट कर रही हूँ। बॉयफ्रेंड बॉस ने रोक लिया था, उनके साथ डिनर कर रहा था। गर्लफ्रेंड अच्छा क्या खाया? बॉयफ्रेंड गालियाँ। तो क्या लगता है क्या कहा होगा ज्ञान जी ने, जो भव्या जी का गुस्सा भड़क उठा। ये सब जानने के लिए पढ़ते रहिए माय इनोसेंट डॉक्टर। दोस्तों प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट करें।
एंड प्लीज़ मेरी स्टोरी को सपोर्ट करे। उनका ये कपूत कितना भी नालायक क्यों न हो है तो वो उन्हीं की औलाद, ये सोच उन्होंने अपना गुस्सा शांत किया। वही नयन की बात सुन नक्श ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे उसे वहाँ नयन की बातें सुनाई ही नहीं दे रही हो। पर ऐसा हो सकता है नयन का सर्कस शो चले और उसमें हमारे होस्ट ना आए अपने बंदर को नचाने के लिए। जी हाँ बिल्कुल, वो कोई और नहीं ज्ञान जी है। वो नयन को ऐसे कैसे बाइज्जत बरी होते देख सकते थे। वो बीच में टिप्पणी करते हुए बोले, अगर तुम्हारा फ़ोन ऑफ था तो तुमने फ़ोटोज़ कैसे अपलोड किए। नयन जो ये सोच खुश हो रहा था कि आज वो अपनी डेंजरस माँ के पकड़ से निकल ही गया। वही ज्ञान जी की बात सुनने के बाद उसे ठसका लग गया, जिसे देखते हुए भव्या जी ने जल्दी से पानी दिया। वही नायरा तो नयन का ठसका रोकने के लिए उसके पीठ पे अपने कोरे समान मुखों को बरसा रही थी, जिसे नयन के ठसके की आवाज़ कम कराने की आवाज़ ज़्यादा आ रही, जिसे सिर्फ ज्ञान जी और नक्शी समझ मुस्कुरा रहे थे। नायरा तो नयन को बिना रुके ऐसे मारे जा रही थी जैसे उसके अंदर कहीं की माता आ गई हो। आखिर में नायरा को रोकने के लिए नयन ने ही जल्दी से उसके हाथ को पकड़ा, जिसे देख नायरा ने अपनी नाक मुंह भवों को सी कर लिया। नयन उसे अपनी जलती हुए नज़रों से देख ही रहा था कि उसे ज्ञान जी बात सुनाई दी। हाँ तो नोनू, तुमने अभी तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। अपने जिंदगी के वकील का सवाल सुन नयन ने अपना चेहरा रोने जैसे बना लिया। पर वो ठहरा नयन दी सुपरस्टार नोनू, वो कैसे ज्ञान जी को उनके वकालत में जितने देता। नयन ने पूरे अपने फिल्मों की स्क्रिप्ट को याद करते हुए बोला, वो डैड मैंने फ़ोटोज़ अपने आईपैड से अपलोड किया था। नयन का इतना लॉजिकल जवाब सुन ज्ञान जी ने अपना हाथ टेबल पे पटका। ज्ञान जी का रिएक्शन देख नयन ने उन्हें अपनी विक्ट्री स्माइल दी, जिसे देख ज्ञान जी की तावरियां चढ़ गई अपने डैड को डिबेट में लूज करता देख। नायरा अपना मुंह बनाते हुए बोली, वैसे तूने क्या पोस्ट किया था, तूने मुझे दिखाया नहीं। नायरा का सवाल सुन नयन तो बेहोश ही होने वाला था। उसे समझ नहीं आता था कि उसके डैड और उसकी बिल्ली बहन के दिमाग के तार बस उसे तंग करने के लिए हो ही क्यों जुड़ जाते हैं। वही ज्ञान जी तो अपनी शहजादी की बलाए ले रहे थे, आखिर ऐसे ही नहीं वो अपनी बेटी पे गर्व करते हैं। नयन नायरा को खाने जाने वाले नज़रों से देखते हुए बोला, मेरी इड है तो मेरी ही फ़ोटो होगी ना बेलबुद्धि। नयन का सवाल सुन नायरा उसको क्रॉस क्वेश्चन करती कि नयन ने उसके मुंह में दूध का ग्लास ठुसते हुए बोला, अपनी डॉक्टर गिरी छोड़ के तू कब से वकील गिरी करने लगी। फिर वो ज्ञान जी को अपनी तीखी नज़रों से देखते हुए बोला, तेरी संगति बिगड़ रही है। नयन की बात और उसके इशारे को समझते हुए ज्ञान जी उसकी टांग खींचते हुए बोले, वैसे भव्या जी आपको पता है नयन की कल के फ़ोटोज़ इतने वायरल हुए हैं कि इसके फिल्म के प्रोड्यूसर्स इसकी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाने के लिए मूवी का प्रीमियम रखा है। भव्या जी जो वहाँ के जुबानी युद्ध भूमि से अनजान अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, वो ज्ञान जी के बातों में नयन की तारीफ सुन मुस्कुरा अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। नयन अपने डैड की बात सुन उन्हें कंफ्यूज होकर देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से कैसे उसका अपोनेंट उसकी तारीफ कर रहा है। वो अभी सोच ही रहा था कि ज्ञान जी की बात सुन नयन के बाल बिना करंट के ही कैक्टस के जैसे खड़े हो गया। ज्ञान जी अपने बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, अरे आप भी तो अपने लाडले का जलवा देखिए। इतना बोल उन्होंने अपना फ़ोन उन्हें दे दिया, जिसमें नयन की कल की पोस्ट दिख रही थी। भव्या जी ने आगे में नयन की फ़ोटो देख उसकी बलाया निकली। वो अभी नयन की फ़ोटो देख खुश हो ही रही थी कि ज्ञान जी ने फ़ोटो चेंज कर दिया। अब उनके सामने वो फ़ोटो थी जिसमें वो ज्ञान जी नायरा थे, जिसे देख भव्या जी की आंखें थोड़ी बड़ी हो गई, पर उन्होंने उसे कुछ कहा नहीं क्योंकि उनमें से किसी भी फ़ोटो में नायरा का चेहरा नहीं दिख रहा था। वही नयन को तो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जलती हुए ज्वालामुखी पर बैठा है जो कभी भी फट सकता है। उसने अपनी नज़र एक पल के लिए भी भव्या जी के चेहरे से नहीं हटाई थी। भव्या जी के चेहरे पे एक ही जैसे भाव देख वो अपने अंदर सांसें आती हुई महसूस कर सकता था। उसे पता था कि उसके सामने बैठी उसकी डेंजरस माँ नायरा की बात आते ही ड्रैकुला माँ बन जाती है। वो तो नायरा के फ़ोटोज़ के मामले में ज्ञान जी नक्श से भी ज़्यादा पॉजिटिव है। यही रीज़न है कि नायरा की सोशल मीडिया पे कोई फ़ोटो तो छोड़ो इत तक नहीं है। भव्या जी को बिल्कुल नहीं पसंद कि नायरा दुनिया के नज़र में लाइमलाइट में आए। वो चाहती थी कि नायरा एक आम जिंदगी जिए। अपनी माँ के सोच का मान रखते हुए नयन नक्श ने कभी भी किसी से भी नायरा का जिक्र तक नहीं किया। और कहीं न कहीं नायरा का इतना बिजी शेड्यूल होता है कि उसके पास सोशल मीडिया सबके लिए टाइम भी नहीं होता है। भव्या जी को फ़ोटोज़ देखने के बाद भी इतना नॉर्मल देख नयन ने राहत की सांस ली। पर ऐसा हो सकता है कि नयन को इतना रिलैक्स ज्ञान जी देख सके, नो नेवर, बिल्कुल नहीं। अब जाके उन्होंने अपना ब्रह्महस्ता छोड़ा भव्या जी के सामने नयन की कमेंट सेक्शन खोल के, जिसे देख भव्या जी के हंसते हुए चेहरे पर सिकन सी दिखने लगी। धीरे धीरे उनकी तेवरियां चढ़ने से लगी। भव्या की के पल पल बदलते रिएक्शन देख नयन इंडिया के सभी भगवानों को याद करने लगा। तो आज के लिए हम जोक ऑफ द डे ले है। पिता ने पूछा, बेटा तू फेल कैसे हो गया। बेटा, पापा पेपर में प्रश्न ही ऐसे आए थे जो मुझे पता नहीं थे। पिता, अच्छा तो फिर तुमने उत्तर कैसे लिखे।
बेटा मैंने भी उत्तर ऐसे लिखे जो मास्टर को पता नहीं थे। तो क्या लगता है इंडिया के कों से भगवान नयन को बचा पाएंगे? अब क्या करेंगी भव्या जी नयन के साथ उसके कमेंट सेक्शन का पढ़ने के बाद? ये सब जानने के लिए पढ़ते रहिए माय इनोसेंट डॉक्टर। और दोस्तों प्लीज़ मेरी स्टोरी को लिए शेयर कमेंट करें। और हाँ प्लीज़ मेरी स्टोरी को सपोर्ट करे और अपना रिव्यू दे। भव्या जी के पल पल बदलते भाव को देख नयन खुद को घर का झाड़ू पोछा करता हुआ देख पा रहा था। वही ज्ञान जी नयन को अपनी तरस भरी नज़रों से देख रहे थे। उन्हें पक्का यकीन था जो ब्रह्मास्त्र उन्होंने छोड़ा है उसे नयन इतनी जल्दी तो नहीं निकल पाएगा, और शायद उनका सोचना इस बार बिल्कुल सही था। भव्या जी ने जब सारे कमेंट पढ़ लिए वो अपने चेयर से खड़ी हो किचन की तरफ बढ़ गई। भव्या जी का यूं बिना नयन को कुछ बोले किचन में चले जाना किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जहां ज्ञान जी अपनी धर्मपत्नी का ऐसा बताव देख कंफ्यूज थे, वही नयन तो अपने ख्याली पुलाव को खाते हुए अपने चेयर से उठ नाचने लगा। उसे लग रहा था कि आज वो अपनी खूंखार मां के चंगुल से बच गया। उसने नायरा को भी उसके चेयर से उठा उसके साथ नाचने लगा। अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, डॉन 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 डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ। नायरा जो सारी बातों से अनजान थी उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका ये दिमाग से पैदल भाई बिना बात के ही बंदरों के जैसे गुलटियाँ क्यों मार रहा है। नयन अपने डैड को चिढ़ा चिढ़ा के नायरा के साथ डांस कर रहा था। अरे तुमने जो देखा है, सोचा है, समझा है, जाना है, वो में नहीं, वो में नहीं। लोगों की नज़रों ने मुझको यहाँ जो भी माना है वो में नहीं, वो में नहीं। आवारा बादल को, सौदाई पागल को दुनिया में समझा है कौन, अरे दीवानो मुझे पहचानो, ज़रा पहचानो, मैं हूँ डॉन। वही ज्ञान जी नयन के चिढ़ाना समझ उसे अपनी खा जाने वाले नज़रों से देख रहे थे। पर इन सब से अलग नक्श बिल्कुल शांत बैठा था, जैसे उसे पता हो कि आगे नयन जो बंदरों के जैसे नाच रहा है वैसे ही कुछ देर में उसकी हालत पेड़ पे लटके हुए बंदर के जैसे हो जाएंगी। नयन अभी अपने सातवें आसमान में पहुंच ख्याली पुलाव को खा ही रहा था कि भव्या जी ने नयन को उसके बालों से पकड़ उसके पिछवाड़े पे बैलनों की बारिश कर दी। अपने पिछवाड़े पे इतने अत्याचार होते देख नयन अपने जगह पर ही उछलने लगा। वो अपनी माँ को रोकते हुए बोला, मोम मेरी प्यारी मोम, आप मेरे पिछवाड़े को लाल क्यों कर रही हो? इतना ब्लस तो लड़कियां अपने चेहरे पे नहीं लगती जितना आप मेरे बम पे लगा रही हो। पर नयन की बात भव्या जी के कानों तक पहुंचने से साफ साफ मना कर रही थी। वो नयन के बम पे अपनी एक के बाद एक बेलन बरसाते हुए बोली, नालायक तू खुद तो शो ऑफ करता ही है, अब तू मेरी बेटी का भी शो ऑफ करेगा। अगर नायों का एक भी बाल टूटा तो देख लेना, मैंने तुझे उल्टा लटका टकला कर सड़क पे बैठा तेरी फोटो पोस्ट करनी है। नयन को इतने शिद्दत के साथ पीटता देख ज्ञान जी का दिल गुर्दा फेफड़ा मुस्कुरा रहा था। नयन अब इतना पीट चुका था कि अब एक हफ्ते तक वो किसी भी चेयर पे बैठने से रहा। नायरा ने नयन को इतने शिद्दत से पिटता देख उसने अपना हाथ पैर नाक मुंह सब उसे दूर रखा। अब नयन इतना पीट रहा हो तो उसके बड़े भाई को कैसे अच्छा लग सकता था। आखिर में नयन को बचाने उसका सुपरहीरो बड़ा भाई नक्शा ही गया, जिसे भव्या जी को रुकना पड़ा, वरना आज तो वो नयन को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। एक बार फिर सब डाइनिंग टेबल पे थे पर अपने नयन बाबू कहाँ बैठने की पोजीशन में थे। वो तो खड़े खड़े ही अपने पिछवाड़े का शोक सभा मना रहा था। तभी उसने एक बार फिर भव्य जी को किचन में जाते देखा, जिसे उसकी सांस हलक में आ गई थी। पर ज्ञान जी नक्श नायरा सब बेफिक्री में थे, तभी सबको भव्या जी आते दिखी। नयन मन ही मन ये दुआ कर रहा था कि बस उसकी माँ इस बार उसे टकला न कर दे। तभी भव्या जी नायरा के पास आके उसे खड़ी कर उसके बालों की नज़र उतारते हुए बोली, इसकी नज़र, उसकी नज़र, लोगों की नज़र, नोनू के पंखों की नज़र, सबकी नज़र थू। अपनी माँ की बात सुन नायरा मुंह बनाते हुए बोली, मोम ये नोनू के पंखे कौन है? भव्या जी नायरा के बातों का जवाब देती कि ज्ञान जी बीच में बोल पड़े, नोनू के पंखे का मतलब फैंस से है बेटू। इतना बोल उन्होंने अपनी विक्ट्री स्माइल नयन को पास कर दी, जिसे देख नयन ने अपना मुंह बना लिया। वही नक्श भले ही अब तक कुछ नहीं बोला पर उसे अपनी ये चिड़िया घर वाली फैमिली बहुत पसंद थी। ऐसे ही शाम हो गई और सब इंडिया के लिए निकल गए। ये लोग तो इंडिया के लिए निकल गया, आप लोग भी अब हमारे जोक्स की दुनिया में आइए। तो पेश है आज का जोक ऑफ द डे। अध्यापक रोहन, अगर तुम्हारे पास 15 सेब हो जिनमें से 6 तुम निर्मला को दे दो, 4 सुनीता को दे दो और 5 डॉली को दे दो तो तुम्हें ही मिलेगा। रोहन सर, मुझे 3 नई गर्लफ्रेंड मिलेगी। तो क्या लगाता है क्या जितनी शांति से सिंघानिया परिवार इंडिया क्या है उतनी ही शांति से वो पहुंच जाएंगे। तो क्या नए पने जुड़ने वाले हैं सिंघानिया परिवार के इंडिया जाने से? क्या उनकी जिंदगी ऐसे ही नोक झोंक से चलेगी या इंडिया जाना लगा उनके जिंदगी में कोई नया तूफान? ये सब जानने के लिए पढ़ते रहिए माय इनोसेंट डॉक्टर। और दोस्तों प्लीज़ मेरी स्टोरी को अपना प्यार देने के लिए इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करें। एंड प्लीज़ स्टोरी को अपना सपोर्ट करें और इसे अपना रिव्यू दे।
और दोस्तों आज प्लीज़ एडजस्ट कीजिए, आज स्टोरी थोड़ी छोटी है। आज मैं एक शादी में आई हूँ जिसे वजह से मुझे लिखने का टाइम नहीं मिला, तो प्लीज़ आज शॉर्ट स्टोरी को एक्सेप्ट कर ले। आखिरकार सिंघानिया परिवार अपने प्राइवेट जेट से इंडिया आ चुका था। नायरा नयन तो प्लेन में ही सो गए थे। अब आप सबको तो पता ही है कि इन दोनों को अपने नींद और अपने सपनों की दुनिया कितना प्यार है। नायरा तो मस्त अपने बड़े भाई के पीठ पे किसी बंदर के बच्चे जैसा चिपक सो रही थी। वही नयन तो अपने सपनों की दुनिया में ऐसे खोया था कि वो खरे खरे ही कभी दाएं गिरता तो कभी बाएं। वो तो किसी पेंडुलम के जैसे कभी इधर जाता तो कभी उधर, जिसे ज्ञान जी ने उसके कॉलर से होल्ड किया हुआ था कि कहीं वो गिर न जाए। वही भव्या जी कैसी सोच में गुम अपने सामने के घर को देख रही थी। भव्या जी को किसी सोच में खोया देख ज्ञान जी नक्श ने उसके कंधे पे हाथ रखा, जिसे भव्या जी अपनी सोच से बाहर आए। उन्होंने अपने लेफ्ट साइड ज्ञान जी को देखा जो नयन को पकड़े खड़े थे, वही राइट साइड नक्श को जिसके पीठ पे नायरा चढ़ी हुए थी। वो उन्हें खुद को हिम्मत देते हुए खुद से बोल रही हो, अब जो भी होगा उसे वो और उसका परिवार साथ में देखेंगे। उन्होंने खुद में हौसला भरते हुए घर के अंदर चली गई। जैसे ही भव्या जी ने घर के अंदर कदम रखा उनकी आंखें हैरानी में फैल गई। उन्हें अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था, यूँ कहे उन्हें अपने आंखों देखा पे विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने अपनी आंखें बड़ी कर घर को चारों तरफ देखा, फिर उन्होंने अपने आंखों में नमी लिए अपने सामने खड़े पति और बेटे को देखा जो उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहे थे। भव्या जी अपनी रुंधी आवाज में बोली, आप दोनों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था न कि हम लोग इंडिया शिफ्ट होने वाले हैं। भव्या जी का सवाल सुन नक्श ने अपने डैड के तरफ देखा। वही ज्ञान जी ने बस अपना गर्दन हाँ में हिला दिया। भव्या जी ज्ञान जी की हाँ देखा चिढ़ते हुए बोली, अगर मैं आने से मना कर देती तो। इस बार भी नक्श ने अपने डैड को देखा जो पेंडुलम जैसे हिलते नयन को संभालने में बिजी थे। ज्ञान जी नयन को सोफे पे फेंकते हुए बोले, अगर आपने मना कर दिया होता तो मैं आपके इस नालायक बेटे को इंडिया में उम्र भर के लिए कैद कर लेता। ज्ञान जी की बात सुन भव्या जी ने अपना मुंह टेढ़ा कर लिया। वो नयन के एक हाथ पैर जो सोफे के नीचे लटक रहा था उसे सोफे पे अच्छे से रखते हुए बोली, तो फिर मैं आपकी लाडली को खाने में सिर्फ केरेला देती। भव्या जी बात सुन ज्ञान जी ने अपना मुंह फुला लिया। वही नक्श ने भी नायरा को नयन की बगल में सुला खुद दूसरे सोफे पे बैठते हुए अपने फ़ोन में डॉक्यूमेंट्स देखने लगा। ज्ञान जी का फूला हुआ मुंह देख भव्या जी हल्का मुस्कुरा ज्ञान जी का हाथ पकड़ उन्हें सोफे पे बैठा, खुद भी उनके बगल में बैठते हुए बोली, आप मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं या अपने शहजादे शहजादी से। ज्ञान जी भव्या जी की बात सुन उनको साइड हक करते हुए बोले, ये भी कोई पूछने की बात है, ऑफकोर्स अपने शहजादे शहजादी से। ज्ञान जी की बात सुन भव्या जी उन्हें खुद से अलग करते हुए उन्हें अपने बड़ी आंखों से देखने लगी। भव्या जी का ऐसा रिएक्शन देख ज्ञान जी उन्हें वापस से गले लगाते हुए बोले, ऑफकोर्स अपने शहजादे शहजादी से भी ज़्यादा उनकी माँ को। ज्ञान जी की जलेबी से भी सीधी बात सुन भव्या जी मुस्कुराते हुए उनके लगे से लग गई। भव्या जी ज्ञान जी के गले लगे हुए बोली, अगर मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं तो फिर आपने ये घर लंदन जैसा टू कॉपी पेस्ट क्यों बनाया है, ताकि आपके शहजादे शहजादी अपने लंदन वाले घर को मिस न करे, सही न। भव्या जी की बात सुन ज्ञान जी खुद में मुस्कुराते हुए बोले, हाँ भी नहीं भी। ज्ञान जी को फिर से गोल गोल बातें करता सुन भव्या जी उन्हें अपनी आंखें छोटी कर देखने लगी। ज्ञान जी भी उनके आंखों में देखते हुए बोले, हाँ सही तो बोला मैंने ये घर लंदन जिसे टू कॉपी पेस्ट इसलिए बनाया है क्योंकि किसी ने मुझे कहा था ये घर उसका आशियाना है जहाँ उनके अनमोल रत्नों ने अपना पहला कदम लिया, जहाँ के कोने में उनकी शरारतें गूंजती है, जहाँ के खोपचे उनकी माँ जे ज़्यादा उनको पता होती थी ताकि वो अपनी माँ के चप्पलों से बच सके। ये सारी बात ज्ञान जी दिल के टुकड़ों ने नयन नायरा नक्श को देख के कहा था। भव्या जी ने भी ज्ञान जी की बात सुन सुन अपने ममता भरी नज़रों से अपने दिल के टुकड़ों को देखा। बचपन का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ, सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ, सीधा सरल था जीवन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ, सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। भाई से यारी, बहनों से मस्ती, उड़ती पतंगों जैसा था मन, जितने थे रिश्ते सारे थे मन के, उनमें न उलझन न थी जलन होती न थी अनबन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ, सीधा सरल था जीवन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ, सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। अभी वो दोनों अपने दिल के टुकड़ों को देख ही रहे थे कि नयन अपने सपनों में गुलाटी मार के सोफे के नीचे गिर गया, जिसे देख ज्ञान जी भव्या जी ने एक दूसरे को देख न में गर्दन हिला दिया। नक्श भी अपने फ़ोन को छोड़ नयन को देखा, जिसे सोफे से नीचे गिरने के बाद भी उसकी नींद में कोई फर्क नहीं पड़ा। नयन को अपने नींद के लिए इतना ऑबिडेंट देख नक्श ने गहरी सांस ली, तभी उसे भव्या जी की आवाज़ आई, जाओ जाके इन राजकुमार राजकुमारी को उनके बेड पे फेंको ताकि इनके सपनों की नगरी में कोई खलल ना पड़े। अपनी माँ का ऑर्डर सुन नक्श अपने चूहे बिल्ली को उनके बिल में छोड़ने चला गया। वही भव्या जी ज्ञान जी भी अपने रूम में चले गए। लंदन हो या इंडिया, हमारे नयन नायरा के सपनों की दुनिया में कोई खलल नहीं पड़ सकता था।
वो दोनों अपने ही बनाए हुए सपनों की दुनिया में लापता थे। उन्हें ये तक पता नहीं था कि उनकी ये सुबह लंदन में नहीं इंडिया में हुई है। भव्या जी रोज की तरह पूजा पाठ कर किचन में थी। वही मिस्टर सिंघानिया रोज के जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। वही नक्श अपने इंडिया के ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। इंडिया आने के बाद भी इन लोगों की आदतों में कोई बदलाव नहीं आया था। भव्या जी किचन के गेट पे ही खड़े हुए बोली, नायू नोनू उठ जाओ, नहीं तो मैं ऊपर आई तो समझ जाना कि तुम दोनों के दिन की शुरुआत कैसे होने वाली है। पर ऐसा हो सकता था कि भव्या जी कुछ बोले और नयन नायरा के कानों में ये बात उनके सोने वक्त चली जाए। नो नेवर, बिल्कुल नहीं। भव्या जी अभी उन्हें उठाने के लिए ऊपर जाने ही वाली थी कि नक्श जो कि नीचे आ रहा था वो उन्हें रोकता हुआ बोला, मोम आप रुको, मैं उन्हें उठता हूँ। नक्श की बात सुन भव्या जी उसे मना करने ही वाली थी कि ज्ञान जी पीछे से तेज आवाज में बोले, अरे भगवान, आज की चाय मुझे दे दोगी या उसके लिए मुझे कल का इंतजार करना पड़ेगा। ज्ञान जी की बात सुन भव्या जी अपनी आंखें सिकुड़ते हुए बोली, मैंने कब आपको चाय देने से रोका, मैं उन्हें उठा के आती हूँ फिर आपको चाय देती हूँ। ज्ञान जी भव्या जी को मक्खन मारते हुए बोले, दिखा दिया आपने, आप मुझसे ज़्यादा अपने बच्चों से प्यार करती है, तभी तो उनको उठाना जरूरी है, पर मेरी चाय नहीं। ज्ञान जी की बात सुन भव्या जी उनके तरफ जाते हुए बोली, ऐसा नहीं है, मैं तो उन्हें इसलिए उठाने जा रही थी कि वो दोनों किसी भालू के जैसे सोते रहते हैं, उन्हें बातों से नहीं चप्पलों से उठाना पड़ता है, इसके लिए आप बुरा क्यों मान रहे हो। ज्ञान जी भव्या जी का हाथ पकड़ उन्हें किचन में ले जाते हुए बोले, अरे उन्हें तो नक्शु भी उठा देगा, आप मुझे चाय दो। भव्या जी ने भी इस बार कुछ नहीं कहा और उनके साथ चली गई। वही ज्ञान जी ने पीछे से ही नक्श को जाने का इशारा किया, जिसे समझ नक्श नायरा के कमरे के तरफ बढ़ गया। नायरा जो किसी राजकुमारी के जैसे अपने सपनों में खोई थी, उसके लंबे बाल पूरे बिस्तर पे बिखरे हुए थे। नक्श ने जब नायरा को इतने सुकून से सोते देखा तो उसके चेहरे पे भी अपने आप मुस्कान छा गई। वो नायरा को उठाने के लिए उसके बिस्तर पे बैठते हुए बोला, गुड मॉर्निंग नायू, उठ जाओ, तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना। नायरा अपने भाई की बात सुन नींद में करवट बदलते हुए बोली, भाई आज नहीं, मैं थक गई, यूं कल जाऊंगी। इतना बोल उसने वापस से अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल लिया। नायरा की बात सुन नक्श ने अपने सर पे हाथ रख लिया। उसे समझ नहीं आता था कि उसके ये छोटे चूहे बिल्ली इतनी नींद लाते कहाँ से है। इन्हें जितना भी सोने को दे दो ये थकते नहीं है। नक्श ने नायरा के चेहरे से ब्लैंकेट हटाते हुए बोला, नायू हम इंडिया में हैं और तुम्हें यहाँ के हॉस्पिटल में आज ज्वाइन करने जाना है, क्या तुम भूल गई हो। नक्श की बात सुन नायरा ने उसे अपनी अधखुली आंखों से देख अपने कान के पीछे रगड़ने लगी, जैसे कि कुछ याद कर रही हो। तभी वो एक झटके में उठ के बैठ अपने भाई को गले लगाते हुए अपनी आवाज़ में चेहकपन लाते हुए बोली, हम इंडिया में हैं, मुझे नए हॉस्पिटल में जाना है, मैं नई नई जगह घूमूंगी, नई नई डाइजेस्ट खाऊंगी। नक्श भी नायरा की खुशी देख उसे खुशी से गले लगाते हुए बोला, हाँ बच्चे चलो अब रेडी हो जाओ। नक्श की बात सुन नायरा न अपनी गर्दन हाँ में हिला वॉशरूम में चली गई। आधे घंटे बाद सब डाइनिंग टेबल पे थे, बस नयन को छोड़ के, जिसके वजह से भव्या जी ज्ञान जी को घूर रही थी, जिसे ज्ञान जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अपना नाश्ता करने में बिजी थे। भव्या जी ज्ञान जी को देखते हुए बोली, नोनू मुझे बिना बताए शूट पे कैसे जा सकता है। नक्श ने एक नज़र अपने डैड को देखा जो बेफिक्र होकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उसने गहरी सांस ली, फिर अपनी शांत आवाज़ में बोला, मोम आज उसका प्रीमियर है न, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई थी जिसके लिए वो पहले ही चला गया। भव्या जी अभी ज्ञान जी को देख रही थी और नक्श की बात सुन रही थी। पता नहीं क्यों, पर उन्हें पता नहीं क्यों दाल में कुछ काला लग रहा था। ऐसा लग रहा था कैसा लग रहा है वैसा है नहीं। भव्या जी नक्श से आगे कुछ पूछती की नायरा जो अपने आज के दिन के लिए एक्साइटेड थी, वो नक्श का हाथ पकड़ते हुए बोली, भाई क्या मैं अकेले हॉस्पिटल जा सकती हूँ। नक्श ने भी नायरा को मना नहीं किया। भव्या जी ज्ञान जी ने जब नायरा के चेहरे पे इतनी खुशी देखी तो उन्हें भी अपने अंदर सुकून सा मिल रहा था। नायरा जिसने बोल तो दिया था कि वो अकेले हॉस्पिटल जाएगी, पर अब उसे अपने डिज़ाइन पे पछतावा हो रहा था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि गाड़ी रोड पे चल रही है या रोड के नीचे, ऊपर से यहाँ का गूगल मैप जो देखने में ही सिंपल एंड शॉर्टकट है असल में है नहीं। नायरा अपने डिसीजन पे पछता ही रही थी कि उसके सामने एक बूढ़ी औरत को किसी बाइक वाले ने धक्का मार दिया, जिसे वो औरत रोड के किनारे गिरी। ये सब देख नायरा जल्दी से अपने कार से निकल उनके तरफ भागी। उनके सर से खून निकलता देख नायरा ने बिना देर किए उन्हें अपनी कार में बैठा हॉस्पिटल के तरफ निकल गई। नायरा को उस बूढ़ी औरत के ट्रीटमेंट में ही दोपहर से रात हो गई थी, जिसे नायरा काफ़ी थक गई थी। उसे ये तक याद नहीं था कि उसे ज्वाइनिंग के लिए किस हॉस्पिटल में जाना था। नायरा इन सब बातों को भूल हॉस्पिटल के बाहर जा ही रही थी कि पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नायरा ने जैसे ही पीछे पर उस इंसान को देखा, उसकी सांसें उसके गले में ही अटक गई। सांसों को छोड़ो, अपनी हंसी पे ध्यान दो। तो आज का जोक ऑफ द डे है, राजू मैंने एक चीज़ बनाई है जिससे तू दीवार के आर पार देख सकते हैं। छोटू वाह, ऐसी क्या चीज़ बनाई है। राजू छेद, तो क्या लगता है किसने पकड़ा है नायरा का हाथ। किसी देख नायरा की सांसें अटक गई।
क्या नायरा के जिंदगी में देने वाला है कोई तूफान दस्तक जिसे है वो अनजान। जाने के लिए पढ़ते रहाए माय इनोसेंट डॉक्टर। दोस्तों प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट करें एंड प्लीज़ मेरी स्टोरी को पाना रिव्यू जरूर दे।